नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, कल हमने आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का गणित का मॉडल पेपर नंबर 10 प्रोवाइड कराया था। वहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराया था। तो वहाँ पर जो भी प्रश्न मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने को, अब वक्त आ गया है कि आप अपने आंसर्स मैच कर लें। और अगर आपको उनमें से कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप यहाँ से उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है यहाँ से सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्रश्न पत्र वाला तो पहले उसको देखिए और फिर उसको सॉल्व करिए, फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका जो गणित का स्तर है वो कितना अच्छा है या कितना गिरा हुआ है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र मैंने आपको प्रोवाइड कराया था वो ये है आपके सामने। यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर 18 तक सभी प्रश्न आपको दिए थे और कहा था कि आप इसको सॉल्व करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसके बाद जब मैं सोल्यूशन वाला वीडियो आपको दूंगा तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न था उसको आप मिला लीजिए। पहला प्रश्न है 15 की क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। 15 की क्रमागत विषम संख्या कितनी होगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक विषम संख्या दे रखी हो और दूसरी क्रमागत विषम संख्या पूछे तो वहां पर 2 जोड़ देना, यानी 15 + 2 कर देना। ये आपके आगे सामने आ गई 17। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 17। अगला यहाँ पर प्रश्न है 45 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो वहां पर हमें क्या करना होता है, 18/5 से गुणा करना होता है। तो 5 9 45, 18 9 होता है 162। 162 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अपने अपने आंसर मैच कर लीजिए। प्रश्न संख्या है 3 4 7 9 10 13 15 की मध्यिका ज्ञात करो। तो मान लीजिए जब कोई ऐसी छोटे संख्याएं दे रखी हों और लिमिटेड संख्याएं दे रखी हों तो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यहाँ पर संख्याएं। ठीक है, तो 7 में 1 जोड़ दीजिए 8, 8/2 देख लीजिए कितनी आ रही, 4। तो यहाँ पर जो चौथा पद है वही आपका होगा 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर जो मध्यिका होगी वो होगी 9, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर सीधा चाहे आप मध्यिका का फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर आप ऐसे भी गिन सकते। देखिए यहाँ पर कुल कितने हैं, 7 हैं। तो 3 शुरू के छोड़ दीजिए, 3 लास्ट के छोड़ दीजिए और बीचों बीच में जो संख्या आएगी वही आपकी मध्यिका होती है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सर्वांग सम त्रिभुज की शर्त नहीं है। ए यानी एंगल एंगल एंगल, यानी इसको हिंदी में कहेंगे कोण कोण कोण। और जो दूसरी कंडीशन यहाँ दे रखी है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। तीसरी साइड दे रखी है, तीसरी जो ऑप्शन दे रखा है SAS, यानी भुजा कोण भुजा। और चौथा दे रखा है जो समकोण वाली त्रिभुज की जो शर्त होती है। तो यहाँ पर कौन सी शर्त नहीं है सर्वांग सम त्रिभुज की, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। जिसने ये लगाया है उसी का सही है। बाकी जो तीनों नीचे कंडीशन दे रखे हैं ये सर्वांग सम त्रिभुज की शर्तें हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य कितने पूर्णांक होते हैं। मान लीजिए 2 क्रमागत पूर्णांक दे रखे हैं। मान लेते हैं एक हो गया 4, दूसरा हो गया 5, ये दोनों क्रमागत हैं। अब इनके मध्य में कितने पूर्णांक है जरा हमें बताइए गिन के। 4 के बाद 5 आता है, 5 के पहले 4 आता है, कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कोई पूर्णांक नहीं होता। क्लियर हो गई बात। अब अनंत मैंने इसीलिए प्रश्न में डाला था कि ताकि लोग कंफ्यूज हों, और कंफ्यूज होने के बाद आपको अगर सही उत्तर पता चले तो उसका मजा कुछ और ही होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कोई पूर्णांक नहीं होता। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं 27 - z³ सरल कीजिए। तो 27 - z³ यहाँ पर इसको सरल करना है तो इसको कैसे करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे a³ - b³। जो 27 है वो 3 का क्यूब होता है, तो ये इस तरह बनेगा 3³ - z³। अब यहाँ पर a³ - b³ वाला फॉर्मूला लगा दीजिए।
यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 27 को हमने 3 का क्यूब लिख दिया है और माइनस जेड क्यूब लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो उसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, यानी 3 माइनस जेड यहाँ लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर इसको आप खोल लीजिए, 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 है जेड, यही है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, 0.5y प्लस 0.2y बराबर 0.3y प्लस 2, इसको हल करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो y वाले हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, तो 0.5 और 0.2 हो जाएगा 0.7y। ये 0.3y बराबर के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस में। तो 0.7y में जब 0.3y घटेगा तो आ जाएगा 0.4y बराबर 2। इसको कैसे सॉल्व किया वो देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 0.7 में जब 3y घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 4y। ठीक है, 4y आ गया। अब 0.4 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0.2/0.4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। यहाँ पर जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं अब अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 8 है, एक खेत में x-2y क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में x-2y पपीते के पौधे लगे हुए हैं। खेत में कुल कितने पपीते के पौधे लगे हुए हैं ये आपको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए खेत में x-2y क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में x-2y पपीते के पौधे लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे, खेत में कुल पपीते के पौधे निकालने के लिए दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे खेत में पपीते लगे हैं। तो x-2y मल्टीप्लाई कर दीजिए, x-2y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न संख्या 9। यहाँ बोल रहे हैं त्रिभुज की भुजाएं 2a+1 है, 3a+1 और 3a-1 है। यदि a बराबर 1 दे रखा हो तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। क्या करना होगा, सीधे यहाँ पर आपको a की जगह 1 की वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली भुजा है 2a+1, तो यहाँ पर a की जगह हमने 1 रख दिया, तो 2 × 1+1, तो ये 2 + 1 बराबर 3। दूसरी भुजा है 3a+1, 3 × 1 + 1, 3 + 1 बराबर 4। तो तीसरी भुजा है 3a-1, 3 × 1 - 1, तो 3 - 1 बराबर 2। तो यहाँ पर जो पहली भुजा है वो 3 आई, दूसरी 4 आई और तीसरी 3 आई। तो इस तरह आपने तीनों भुजा यहाँ पर a की वैल्यू रख कर निकाल ली। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर कह रहा है 5/3 - 5 बराबर 10 में m का मान ज्ञात करो। तो इसका m का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपका माइनस का 5 है बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। तो 10 + 5 हो जाएगा 15, तो m/3 बराबर हो गया 15। अब ये 3 जो है यहाँ पर वो डिवाइड में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 15 × 45। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू निकल के आ गई वो हो गई आपके सामने 45। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। 22, 121 और 418 का लासा ज्ञात करो। लासा निकालना बेहद आसान होता है, उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों ने कर भी लिया होगा। कैसे यहाँ पर सॉल्व किया गया ये भी आप देख लीजिए। 22, 121 और 418 को एक लाइन में लिखकर सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। देख लेते हैं कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड होने वाली है तो हम सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 22 और 418 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो काट लेते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं 22 को, तो आएगा 11। 121 कटेगा नहीं तो उसको ऐसे ही रख दिया। 418 को जो हम 2 से काटेंगे तो आएगा 209। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादातर संख्याएं 11 से कटने वाली, ये भी और ये भी। तो हम 11 से काट लेते हैं, 11 × 1 = 11 और 121 को जब 11 से काटेंगे तो आएगा 11। 209 को जब हम 11 से काटेंगे तो आएगा 19। फिर से यहाँ पर 11 बचा हुआ है तो हम 11 से फिर से काटेंगे, ये एक पहले से ही है, 11 × 1 = 11 और 19 कटेगा नहीं तो वैसे ही रख दिया। फिर उसके बाद 19 से काट देते हैं, तो ये देखिए तीनों में 1 1 1 आ गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पर अब हमें काटने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर जितने भी नंबर हैं 2, 11, 11, 19, इनको कर दिया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया तो आपका जो लासा निकल के आ गया 4598। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि लासा कैसे निकले। लासा निकालना बेहद आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 12, 30 डेसीमीटर लंबे और 25 डेसीमीटर चौड़े कमरे में वर्गाकार चौके लगाने हैं जिससे कमरे का फर्श पूरा पूरा ढक जाए। इन चौकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? देखिए, कोई एरिया है, एरिया में वहाँ पर क्या करना है, वर्गाकार चौके लगानी है। चौके हम कह सकते हैं कोई एक तरीके का टाइल समझ लेते हैं, ठीक है। तो वर्गाकार टाइल्स लगानी है। तो यहाँ पर हम ऐसी कौन सी नाप की टाइल्स लगाएं कि कमरे का फर्श पूरा पूरा ढक जाए? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का हम निकाल लेते हैं मासा, ठीक है। मासा निकाल लेंगे तो 30 और 25 का जो मासा निकलेगा वो आएगा 5। यानी हम कह सकते हैं वर्गाकार टाइल्स की जो एक भुजा होगी वो होगी 5। तो अगर भुजा 5 है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 5 गुणे 5 यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। तो एक वर्गाकार टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ गया 25 और टोटल फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुणे 25। क्लियर हो गई बात? क्योंकि यहाँ पर जो इनका फर्श का जो क्षेत्रफल लंबाई है 30 और चौड़ाई है 25, जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 30 गुणे 25 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने वर्गाकार चौका की भुजा निकाली। कैसे निकाली? मासा निकाल कर, मासा 5 आया तो वर्गाकार चौका की जो भुजा होगी वो 5 निकल आएगी। तो उसके जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5, क्योंकि वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर हो जाता है। 5 गुणे 5 हो गया 25 वर्ग डेसीमीटर। अब हम कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कमरे की जो फर्श की लंबाई थी वो 30 थी, चौड़ाई 25 थी, तो टोटल मिलाकर जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 750 वर्ग डेसीमीटर। तो यहाँ पर आपके सामने कमरे की पूरी फर्श का क्षेत्रफल है और एक वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर वर्गाकार चौकों की संख्या कैसे निकलेगी, टोटल जो कमरे का क्षेत्रफल है बटे एक वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल। तो वही यहाँ पर किया गया है, 750 बटे 25 बराबर 30 चौके। तो यहाँ पर जो वर्गाकार चौकों की संख्या निकल के आ गई वो आ गई 30, क्योंकि जब 25 को हम 750 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। क्लियर? चलिए, ये उम्मीद करता हूँ क्लियर आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। 13 नंबर ये दे रखा है और इसको सॉल्व करना है। तो सीधा हम इसको सॉल्व ही करते हैं, पढ़ के नहीं सुनाते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ढेर सारी चीज़ें लगी हुई हैं और ब्रैकेट भी तीनों लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर कुछ अगर सॉल्व होने वाला है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी सॉल्व करने वाला है ही नहीं, क्योंकि 4 है, 2x है और x क्यूब है। तीनों में कोई भी आपस में सॉल्व होने वाला नहीं है। तो सीधा ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस का निशान, तो अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे सब चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कैसे चेंज हो गए, ये माइनस लगा तो -4 हो गया, ये प्लस -2x है, ये +2x हो गया, ये -x क्यूब है तो +x क्यूब हो गया, और उसके बाद -5x क्यूब वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब इसके आगे आप देखिए, इसके आगे आप बड़ा ब्रैकेट जो मंझला ब्रैकेट है उसके अंदर की चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं अगर कुछ सॉल्व होने। देखो ये x क्यूब है, ये -5x क्यूब है, तो एक प्लस का है एक माइनस का है तो घट जाएंगे, यानी 5 में जब एक घट जाएगा तो आएगा -4x क्यूब। बाकी की सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसे ही लिखी हुई। अब यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर मंझले ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 8x² प्लस का था, ये हो गया माइनस का, -4 +4 में बदल गया, 2x -2x में बदल गया, -4x क्यूब +4x क्यूब में बदल गया, और आगे जो -2x था उसको वैसे ही लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी सॉल्व होने लायक है उसको सॉल्व कर लीजिए। ये 8x क्यूब है, तो क्यूब वाला कोई और है, ये रहा 8 4 12x क्यूब, ये हो गया। अब ये 3x² है, ये -8x² है, एक प्लस का है एक माइनस का है, इसका मतलब घटेगा, ये घटेगा तो 8 में 3 जाएगा, आएगा 5 और चिन्ह लगेगा बड़े का। तो 8 और 3 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 5x²। अब ये 4 का कोई जोड़ेदार नहीं तो 4 को ऐसे उतार लिया, ये -2x ये -2x दोनों माइनस माइनस है, ये जुड़ेंगे हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है। अब यहाँ पर आप फिर से माइनस लगा है ब्रैकेट के बाहर तो सारे चिन्ह अंदर के सब बदल गए। ठीक है। अब ये 15x था और ये यहाँ पर 4x है, 15 और 4 हो जाएगा 19x, ये 12x क्यूब
5x² माइनस 4, बाकी का सब कुछ वैसे ही लिखा। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आ गया 12x³ माइनस का प्लस 5x² प्लस 19x माइनस 4, ये मैंने अरेंज कर दिया क्यूब के आरोही क्रम में, यानी x³ सबसे पहले है और x² उसके बाद में, x उसके बाद में, नंबर सबसे लास्ट। क्लियर हो गई ये बात। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुना है। यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। बेहद आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई आपकी हो जाएगी 5/4x, क्योंकि वो 5/4 गुना है इसकी लंबाई। कैसे सॉल्व कर, ये देख सकते हैं यहाँ पर चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई 5/4 गुना है तो हो जाएगी 5/4x। फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है 20, फर्श का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 20 हो जाएगा। तो लंबाई 5/4x है और जो चौड़ाई है वो x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो x और x हो जाएगा x², और जो 5/4 है बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो जो नीचे है वो ऊपर हो गया और जो ऊपर था वो हो गया नीचे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौको 20 होता है तो 4 गुणे 4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 4 गुणे 4 यानी 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है। तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो हो गई 4। तो यहाँ पर जो चौड़ाई आपके सामने आई 4 मीटर और जो लंबाई थी वो 5/4 गुना थी, तो 5/4 गुणे 4, तो ये 4 4 कट जाएगा, जो लंबाई आ गई आपके सामने 5 आ गई। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो बेझिझक कमेंट में ज़रूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है 10-10 के वर्ग विस्तार पर आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर 10-10 के वर्ग विस्तार में इन आंकड़ों को विभाजित करना है और उसके बाद सारणी बनानी है। देखिए जब भी वर्ग विस्तार शुरू करते हैं ना तो वो 5 से या तो 10 से या तो 15 से या तो 20 से, मतलब 5 के गुणज में ही विस्तार वर्ग विस्तार शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे छोटा हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो है 19। ठीक है, 19 से भी कोई छोटा है नहीं है ना, तो 19 सबसे छोटा है। तो 19 से जो छोटा होगा 5 का गुणज वो कितना है 15 है। ठीक है ना, 19 से जो छोटा है 5 का गुणज तो वो है 15, तो हम 15 से शुरू करेंगे। 15 से हो जाएगा 25, 25 से हो जाएगा 35, क्योंकि 10-10 के बनाने हैं तो 15-10 25, 25-10 35 और 35 से 45। यहाँ पर और एक चीज़ देखनी है कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा वाला देखते हैं, उसको कवर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये रहा सबसे बड़ा 42। तो अब 42 से बड़ा जो 5 का गुणक होगा वो कितना होगा, वो होगा 45। तो यहाँ पर हम कितना ले जाएंगे, वो हम ले जाएंगे 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45 तक। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले हम क्रम संख्या का कॉलम बनाएंगे, फिर वर्ग विस्तार का, फिर टैली चिन्ह का, फिर बारंबारता का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 से 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं, हमने यहाँ 7 लिख दिया। 25 से 35 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, वो आपको उन आंकड़ों में गिनना पड़ेगा। ठीक है, और 35 से 45 के बीच में कितने हैं, 7 हैं, तो इनके टैली मार्क्स लगा दीजिए। ये टैली मार्क्स लग गए और आपका आंसर आ गया। 2 नंबर इसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये करना आराम से सीख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 और 7 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है विकर्णों से रिलेटेड उसको लगा दीजिए। ये आपके सामने समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण पहला था 10 और दूसरा था 7, तो दोनों को गुणा कर दिया और 1/2 से गुणा कर दिया। तो ये 2 पंचे 10 कट जाएगा, 5 गुणे 7 बराबर 35 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं मालूम होता, इसीलिए ये 2 नंबर में प्रश्न रखा जाता है। वैसे तो इसकी वैल्यू सिर्फ 1 नंबर की है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो कई स्टूडेंट को नहीं याद होता है, इसीलिए एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को 2 नंबर में रखते हैं। शुरू करते हैं अब अगला जो प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है किसी पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते में घास लगाने का व्यय ज्ञात करो, जबकि घास लगाने की कीमत 16 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, इससे संबंधित पूरा एक वीडियो हम आपको समझा चुके हैं। उसमें बताया था कि जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है वो किस तरह ज्ञात करते हैं, चाहे वो बीचों बीच से रास्ता जा रहा हो, चाहे वो किनारे अंदर हो और चाहे किनारे वो बाहर हो। तो सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि रास्ते के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेना होता है। तो पार्क की जो लंबाई थी 40 और चौड़ाई थी 30, तो 40 गुणे 30 बराबर 1200 वर्ग मीटर। अब रास्ते को छोड़कर शेष पार्क की लंबाई निकाल लीजिए। कैसे निकलेगी, देखो 2 मीटर चौड़ा रास्ता था ना, तो 2 इधर घट जाएगा, 2 इधर घट जाएगा, 2 इधर घटेगा, 2 इधर घटेगा, मतलब चारों तरफ 2-2 घट रहा है। तो अगर लंबाई की बात करें, ये 40 है आपकी, तो 2 इधर घट रहा है, 2 इधर घट रहा है, यानी 40 में जब दोनों तरफ मिलाकर 4 घट रहा है तब शेष पार्क की लंबाई मिल रही है, तो वो जाएगी 36। अब इसी तरह चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ 2-2 घटाएंगे तो 30 - 4 हो जाएगा 26। ठीक है। अब रास्ते को छोड़कर शेष पार्क का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, लंबाई 36 है, चौड़ाई 26 है, तो दोनों को गुणा कर दिया तो 936 वर्ग मीटर। ये हो गया रास्ते को छोड़कर शेष पार्क की लंबाई। अब हमें घास लगवानी कहाँ है, हमें लगवानी रास्ते पर, तो रास्ते का क्षेत्रफल भी तो पता होना चाहिए। कैसे पता होगा कि टोटल में हम रास्ते को छोड़कर जो शेष मैदान का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। 1200 - 936, ये आ गया 264 वर्ग मीटर। ये आया रास्ते का क्षेत्रफल। अब इसी रास्ते पर लगवानी है घास, तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 16 रुपया। अब 264 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4224 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आपके सामने है पूरा सिस्टम कैसे यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इससे संबंधित मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की दुगनी रही हो तो दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग ज्ञात करो। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए सुनील की जो आयु है वो उसकी बहन की आयु से 10 वर्ष अधिक। अगर हम बहन की आयु x मान ले तो सुनील की आयु कितनी हो जाएगी, x + 10। सही है ना। अब पूछ रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की दुगनी रही है, यानी अब हम यहाँ पर क्या करें, हम इनकी दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आशा की आयु x मानी, तो सुनील की आयु 10 वर्ष अधिक है तो x + 10 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व आशा की आयु कितनी हो जाएगी, 5 घटा दीजिए, x - 5 कर दीजिए। जब 5 वर्ष बाद की आयु हम देखते हैं तो उसमें ऐड करते हैं, और जब पूर्व की बात हो रही तो वहाँ पर घटाना पड़ेगा। उसी तरह 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु कितनी होगी, सुनील की आयु x + 10 थी तो वहाँ पर 5 घटा दिया। तो जब 5 घटा दिया तो ये बचा, 10 में 5 गया, 5 बचेगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न में ये कह रहा है कि जो सुनील की आयु है वो आशा की आयु की दोगुनी रही है 5 वर्ष पहले। तो सुनील की आयु 5 वर्ष पहले कितनी है, x + 5, और जो आशा की आयु थी ये 5 वर्ष पहले x - 5, और दोगुनी थी सुनील की आयु, तो यहाँ पर हमने दोगुना कर दिया। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2x - 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2x - 10 आ जाएगा। x को एक तरफ कर दीजिए, तो ये x यहाँ रखा हुआ 2x प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो -10 - 5 हो गया आपका -15, और x - 2x ये घट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का x। अब माइनस माइनस दोनों तरफ हैं, कट जाएंगे, x = 15 आ जाएगा। यानी जो आशा की आयु निकल के आपके सामने आ गई वो हो गई 15 वर्ष। सुनील की आयु आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक थी, तो हमने यहाँ पर 10 जोड़ दिया, हो गया 25। तो यानी दोनों की वर्तमान आयु यहाँ पर आपके सामने निकल के आ गई, आशा की आयु और सुनील की आयु। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको आयु के प्रश्नों में डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, हम आयु के प्रश्नों से रिलेटेड एक पूरा वीडियो इसी से रिलेटेड बना देंगे, ताकि आपको आयु से रिलेटेड सारी क्वेरीज जितनी भी आपकी वो सॉल्व हो जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत आयु के प्रश्नों में नहीं होगी। अगर आपको नहीं आता है तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं आता, कोई भी तरह की दिक्कत होती तो नीचे कॉमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपने मैच कर लिए होंगे, आंसर मैच कर लिए होंगे। आपके कितने नंबर आए इस प्रश्न पत्र में हमें नीचे कॉमेंट में बताना ना भूलें।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।